यहाँ पर हम बात करेंगे 12th के बाद में यूपीएससी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके घर में कोई मेंटर नहीं है, अगर आपका कोई सीनियर नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपकी जितनी भी दिक्कत है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने 12th पास किया है तो आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है कि कॉलेज कौन सी करें, रेगुलर करें या फिर प्राइवेट करें। तो मैं आपसे स्पष्ट कहूँगा कि अगर आपको रेगुलर एडमिशन मिल रहा है तो आप रेगुलर ही एडमिशन लीजिएगा। कॉलेज के साथ साथ में अपन तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि तैयारी की शुरुआत करेंगे कैसे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को खरीदिएगा और बात करेंगे कौन सी एनसीईआरटी खरीदनी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी को वापस से अपडेट किया है, न्यू एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस की है। तो ध्यान रखना कि अभी जो एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस की है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी थी उसको पढ़ना, क्योंकि वो यूपीएससी के जो ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है, उसको काफ़ी अच्छे से कवर करती है। बात करेंगे कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपको क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात यह भी है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगी, इसके कारण ज्योग्राफी को आप अवॉइड करना, बाद में पढ़ना, ठीक है। मैं आपको एक बार लिस्ट बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना तो मैंडेटरी है, आपको पढ़नी ही चाहिए। इसके साथ में सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी होती है, ये आप तब पढ़ सकते हैं जब आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, ठीक है। और इन सब के साथ में क्लास 11th और 12th की फाइन आर्ट की 2 बुक्स आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आप जब बाद में पूरा हिस्ट्री को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप शुरुआत में ही आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगी नहीं। अब बात करेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। आप सबसे पहले पॉलिटी के एनसीईआरटी के साथ में शुरू करेंगे। क्लास 6 के पॉलिटी के साथ में शुरू करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। और इसको भी आप ध्यान रखना कि ऐसे नहीं करेंगे कि आप पॉलिटी भी साथ में चल रही है, हिस्ट्री भी साथ में चल रही है। मिक्स मसाला मत करना। अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप काफी जल्दी तरीके से एनसीईआरटी को पूरा कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, पॉलिटी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा आप करके पॉलिटी को पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप शुरू करेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी को। आप इकोनॉमी को भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास में इकोनॉमी के कुछ क्लासेज अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको क्लासेज भी देखने को मिल जाएगी, तो आप उनको देख के इकोनॉमी के एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की क्लासेज के लिए आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया है। अनअकैडमी आईएएस इंग्लिश करके एक है चैनल है, जहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी को समझाया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर बात करेंगे अपन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको इजीली समझ में नहीं आएगी, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है अमित सेन गुप्ता। ध्यान रखना, अमित सेन गुप्ता। वैसे इनके जो वीडियोज है वो इंग्लिश में मिलते हैं, लेकिन आजकल यूट्यूब पे ऑटो डब का ऑप्शन होता है, जहाँ पे एआई के माध्यम से वॉइस ट्रांसलेट होकर आपको मिल जाएगी। तो आप जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़े ना, तो आप अमित सेन गुप्ता के वीडियोस को देख सकते हैं। आप ज्योग्राफी की जब 6 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 7th की पढ़ेंगे, 8th की पढ़ेंगे। 8th में आपको जो क्लाइमेटोलॉजी के 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं, वहाँ पे दिक्कत होगी, बाकी आप 8th को काफ़ी इजीली समझ जाएंगे। 9th की एनसीईआरटी बहुत इजी है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ जो बायोम्स वाला टॉपिक है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर वो भी आपके इजीली कवर हो जाएगी। 10th जो 9th और 10th का जो बायोम्स वाला चैप्टर है, उसको आप एक बार यूट्यूब से देख लेना, आपको इजीली समझ में आएगी। प्रॉब्लम जो आपको एनसीईआरटी में होगी वो होगी क्लास 11th के एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी के लिए कह रहा हूँ। और आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आके सर्च करेंगे अमित सेन गुप्ता क्लास 11th एनसीईआरटी, तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसको देखिए, बुक को पढ़िए, आपका काम एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, जो काफी लोग पूरी तैयारी करने के बाद में घूमते हैं फिरते हैं, तब उनको जो समझ में आता है वो चीजें मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी हैं। नाउ हम बात करेंगे इसके बाद में आप क्या करेंगे। इसके बाद में जब आप ये तो मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, इनको आप लिख देना। ऐसा नहीं कि बस ऐसे हवा में सुन लिया और आपको सोच रहे हो कि आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालेंगे। शुरुआत से ही आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप पॉलिटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी पूरी नहीं करते, तब तक आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या काम कर सकते हैं कि आप इकोनॉमी और पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है, साथ साथ में आप डेली बेसिस पे 2 हिंदू का एनालिसिस यूट्यूब पे देख सकते हैं।
यूट्यूब पे अगर मैं आपको बताऊं चैनल कौन सा आपको फॉलो करना है, तो आप चाहे तो अनअकैडमी IAS इंग्लिश इसको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि को चाहे तो दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं, फिर चाहे तो दीपक यादव करके एक चैनल है उसको भी आप देख सकते हैं। किसी भी चैनल को देखना, द हिंदू का एनालिसिस लगभग सेम है, कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बेस्ट में बात करते हैं तो आप जो बड़े बड़े कोचिंग्स के चैनल है वो बढ़िया है, लाइक दृष्टि की बात कर सकते हैं, वाजीराम की बात कर सकते हैं, अनअकैडमी IAS इंग्लिश की बात कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल आपको पूरा एनालिसिस देते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश का एनालिसिस ही सुनना, वो लोग काफी अच्छे से आपको समझाते हैं और चीजों की जो लेवल होता है, क्वालिटी जो होती है वो हाई लेवल पे होती है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये दो काम हो गए। जब आपका ये दोनों काम साथ साथ में चल रहे हैं ना, लाइक आपके NCERT हो रही है और न्यूज़पेपर हो रहा है, तो इसमें आपको कम से कम 3 महीने लगेंगे। कितने? 3 महीने। 3 महीनों के बाद में आप शुरू करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स को। स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे पढ़ना, उसमें आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अगर बेसिक को काफी अच्छे से मजबूत किया है ना, तो आपको स्टैंडर्ड पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। स्टैंडर्ड में आप शुरुआत कहां से करेंगे? पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत से आप शुरू कर सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी के ऊपर आप आ सकते हैं, फिर ज्योग्राफी के ऊपर। ये जो 4 बेसिक सब्जेक्ट है ना, इनको सबसे ज्यादा मजबूत करना। इन 4 सब्जेक्ट के बेस पे ही आपका प्री निकलेगा, इन 4 के बेस पे ही आपका मेंस निकलेगा। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। लाइक बात करेंगे छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, लाइक जिसमें अपन बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी है, सोशल इश्यू है, इसके साथ में इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है। इनको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट बहुत मजबूत है तो बाकी काम इजीली हो जाएगा। अपन एक वीडियो करेंगे कंप्लीट, जिसमें अपन बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात कर लेंगे। यहाँ पर हमने मेनली ये बात की है कि आप तैयारी की शुरुआत में किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे और आप तैयारी कैसे करेंगे। 3 महीने इस पे दे दिया, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आ सकते हैं। और जब आप NCERT पूरी करें ना, उसके बाद में जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू करें, लाइक आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ना शुरू करें, तब आप आंसर राइटिंग को शुरू कर सकते हैं। अब ये भी दिक्कत आएगी कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर चेक कौन करेगा। अगर आपको आपके आंसर को चेक करवाना है तो आप मेरे पास में अपनी PDF को भेज सकते हैं, मैं आपको नीचे नंबर दे रहा हूँ। आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको बहुत सारे पोस्ट के माध्यम से समझाया हूं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक इमेज भी अटैच करके बता दूंगा कि आंसर कैसे लिखना होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, NCERT, न्यूज़पेपर और बाद में स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे और आंसर राइटिंग के साथ साथ में करते रहेंगे। बाकी आपको लगभग एग्जाम के प्रोसेस पता होगी कि एग्जाम के प्रोसेस क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है तो किसी भी टॉपर्स के वीडियो को सुन लेना। बेसिकली जल्दी में बताऊं तो प्री में आपके 2 एग्जाम होते हैं। सबसे पहले आपका प्री होगा, प्रीलिम्स, उसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, CSET और GS का। CSET आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, CSET में आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। फिर बात करेंगे आगे चल के मेंस का एग्जाम है। मेंस में आपका शुरुआत में 2 लैंग्वेज के एग्जाम होंगे, जिसमें आपका एक एग्जाम आपका हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा। हिंदी की जगह पे आप कोई भी अपने रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, पर इंग्लिश मैंडेटरी है। इसके साथ में आपके 4 GS के एग्जाम होंगे, GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। GS 4 को ही हम एथिक्स के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम आपका ऐसे का होगा जिसको अपन GS 5 के नाम से भी बोल सकते हैं। तो टोटल आपके GS के 5 एग्जाम होंगे, इसके साथ में 2 एग्जाम आपके ऑप्शनल के होंगे। तो आप समझिए टोटल हमारे कितने एग्जाम हुए, 5 और 2 और 2 4 9। तो आपके मेंस में टोटल 9 एग्जाम होते हैं। जब आप इस चरण को पार कर लेते हैं तब आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और इंटरव्यू में आपके 275 नंबर का इंटरव्यू होगा और उसको देने के बाद में आप फाइनली UPSC को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस, ये थी पूरी स्ट्रेटेजी जो कि मैंने आपको काफी शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको फुल लेंथ स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बना के दूंगा। अगर आप कॉलेज के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो कॉलेज वाले स्टूडेंट को किन किन बातों को ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यस तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।